Today we start with CNS and continue with stroke. स्ट्रोक के लिए बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे वो क्या थे? बेसिक कॉज पूछा जो जाता है, कॉज के अंदर मोस्ट कॉमन अगर कॉज की बात करें तो वो क्या रहेगा? इस्कीमिया। वो क्या रहेगा? इस्कीमिया होगी, जो कि मैंने बताया था 85%। एंड मोस्ट कॉमन स्ट्रोक कौन से होते हैं? एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक के अलावा भी मैं थ्रोम्बोटिक बताए थे। एंड 15% हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक रहता है। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एम्बोलिक स्ट्रोक, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एम्बोलिक स्ट्रोक, तब हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? एट्रियल फिब्रिलेशन, एएफ, एट्रियल फिब्रिलेशन। फिर मैंने कहा था कि अगर अलग अलग एरियाज में ये एम्बोलाई जाता है तो किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, तो हमने पहले बात की थी फ्रंटल एरियाज की। ओके, तो फ्रंटल एरियाज की बात हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद हमने क्या कहा था? मिक्चुरेशन एरियाज। मिक्चुरेशन एरिया, वेयर टू मिक्चुरेट, कौन कंट्रोल करता है? पैरासेंट्रल लोब्यूल। पैरासेंट्रल लोब्यूल्स अगर अफेक्ट होता है तो डेफिनेटली क्या डेवलप होगा? इनकॉन्टिनेंस। क्या डेवलप होगा? इनकॉन्टिनेंस। देन फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्या है? सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरिया मेनली क्या इनिबिट करेगा? सॉरी, इनहिबिट द प्रिमिटिव। इन्हीं, तो यहाँ से हमारा आज का सेशन है, ये पुराना रिवीजन था। इनहिबिट द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव inhibit the primitive reflexes. What is the meaning of the primitive reflexes? Primitive reflexes कौन से होते हैं जो कि हमारे को आपको पता है? suckling, like suckling and grasping. Okay, then ये हुआ हमारा supplementary motor area, inhibit the primitive reflex. Then Broca's area, Broca's area, ब्रोकास एरिया बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार आपने देखा होगा ब्रोकास एरिया कहाँ पे होता है? इंफीरियर फ्रंटल गायरस में। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। ब्रोकास एरिया कहाँ पे होता है? इंफीरियर फ्रंटल गायरस में, जो कि मेनली किसके लिए काम करता है? वर्ड फॉर्मेशन के लिए। वर्ड फॉर्मेशन, अगर वर्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, वर्ड फॉर्मेशन अगर प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज ए ब्रोकास एफेजिया। ब्रोकास एफेजिया। डॉक्टर स्वाति प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। अभी आपने ज्वाइन किया है तो मैं बता देता हूँ, हमने लास्ट तक मिक्चुरेशन एरिया कंप्लीट किया था। देन हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया इनहिबिट द प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस लाइक suckling and grasping. Okay, Dr. Menika, please mute yourself. Okay, thank you. एंड ब्रोकास एरिया, हम बात कर रहे थे स्ट्रोक में एम्बोलिक इफेक्ट। अगर ब्रोकास एरिया, पहली बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए, ब्रोकास एरिया प्रेजेंट इन ए इंफीरियर फ्रंटल गायरस।
Then Broca's area for the word formation. If Broca's area is not functioning proper, it is known as a Broca's aphasia. Known as a Broca's aphasia. Okay. अभी मैं बताऊंगा ये फेजिया कितने तरीके के होते हैं और इनमें मेन डिफरेंशिएशन क्या रहता है. ओके. अब बात करते हैं प्री फ्रंटल एरिया की. प्री फ्रंटल एरिया जो कि क्या करता है, कंट्रोल्स द इमोशन. कंट्रोल्स द इमोशन. ओके. और अगर ये कंट्रोल द इमोशंस नहीं कर पाएगा तो वो पेशेंट कैसा हो जाएगा, एंटी सोशल. ये साइकेट्रिक में देखते हैं वैसे सोशल बिहेवियर. एंटी सोशल बिहेवियर ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या, फ्रंटल लोब से रिलेटेड जितनी भी एरियाज हैं और उनसे क्या क्या डिजीज फॉर्मेशन होगी वो आपको पता चल गई है. ठीक है. अब हम बात करते हैं पैराइटल लोब्स की. पैराइटल लोब तो फर्स्ट बात करें प्री सेंसरी एरिया या प्राइमरी सेंसरी एरिया. प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स. प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स क्या वर्क करता है, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स फॉर लोकलाइजेशन ऑफ द स्टिमुलाई. हम कहते हैं ना आंख बंद करो, हमने पेन कहाँ पे टच किया है, तो दिस इज फ्रॉम द प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स. लोकलाइजेशन ऑफ स्टिमुलाई. ओके. देन taste, then optic radiation, जिसकी वजह से क्या डेवलप होगा, फील्ड डिफेक्ट. इसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड है स्कोटोमा. फील्ड डिफेक्ट. और क्वेश्चन पूछा जाता है फील्ड डिफेक्ट किसकी वजह से डेवलप होगा, ड्यू टू दी ऑप्टिक रेडिएशन या पैराइटल लोब. ओके. एक इंपॉर्टेंट है पैराइटल लोब में एंगुलर गायरस. देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा पैराइटल लोब के अंदर. जस्ट होल्ड अ सेकंड. हाँ जी. हम बात कर रहे थे थर्ड पॉइंट जो कि पैराइटल लोब से जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो है एंगुलर गायरस. एंगुलर गायरस किस तरीके से क्वेश्चंस बनता है ध्यान से देखिए. एंगुलर गायरस मेनली वर्क करता है फॉर दी स्टोर्स इमेज. स्टोर्स दी इमेजेस. गैलरी मान सकते हैं, इमेज की गैलरी है यहाँ पे. इट इज एसोसिएटेड विद दी फर्स्ट लाइक दी रीडिंग डिसेबिलिटी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया. ईशान अवस्थी की तरफ सारे जमीन पे. यू नो डिसलेक्सिया. व्हाट इज द डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया जैसे कि आपने देखा होगा ईशान अवस्थी बी ऐसे नहीं बनाता है, वो बी कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा. तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ए डिसलेक्सिया. ओके. देन रीडिंग के बाद में कैलकुलेशन फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, कैलकुलेशन. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए कैलकुलिया.
नेमिंग फिगर्स, नेमिंग इंफॉर्मेशन गलत रहती है, लाइक दी मोबाइल को ट्रांजिस्टर बोले या ट्रांजिस्टर में मोबाइल बोले या टीवी बोले, तो नेमिंग फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो जिसको हम क्या बोलेंगे, एग्नोशिया। एग्नोशिया। एंड फोर्थ पॉइंट जो डेवलप करता है वो होता है या उसको बॉडी पार्ट्स में राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कंफ्यूजन रहते हैं, कौन सा साइड राइट है कौन सा साइड लेफ्ट है, कंफ्यूजन इन दी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड कंफ्यूजन रहेगा। तो ये चारों चीजें, ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, इन चारों चीजों को मिला के ही हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ए गस्टमान, गस्टमान सिंड्रोम। और यही पूछा जाता है कि गस्टमान सिंड्रोम में कौन सा फैक्टर नहीं है, तो हमारे को पता होना चाहिए, डिसलेक्सिया, एकल्कुलिया, एग्नोसिया एंड राइट टू लेफ्ट कंफ्यूजन्स। और मेनली इसमें लीजन्स होता है वो होता है लेफ्ट साइड, ये कभी पूछा नहीं जाता है बट ऑप्शंस में दिया हुआ होता है, तो हमारे को पता होना चाहिए मेन रीजन कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड रीजंस हमारे को देखने को मिलता है। ओके। ओके। अब हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। प्लीज होल्ड 5 minutes, वी कंटिन्यू विद आवर सेशन। ओके। 5 मिनट में मैं वापस से कंटिन्यू करता हूँ, 5 मिनट के लिए होल्ड रखिए आप, क्लास कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट बाद नहीं। ओके।
हेलो, तो बात कर रहे थे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, बस टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी है तो डेफिनेटली प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। कॉजिंग दी हियरिंग, तो यहाँ पे हियरिंग जो डिफेक्ट होगा वो कैसा रहेगा? दिस इज नोन एज ए कॉर्टिकल डिफनेस, कॉर्टिकल डीपनेस। ओके, दिस इज नोन एज ए कॉर्टिकल डीपनेस। हम सुनते हैं SNHL, SNHL, sensory neural hearing loss, cortical hearing loss। तो cortical hearing loss due to the primary auditory area। Okay, then Wernicke's area, और बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है Wernicke's area कहाँ पे होता है? कोई भी आंसर कर सकता है तो प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर डालें। वर्निक एरिया जैसे ब्रोकास एरिया मैंने अभी बताया था, कहाँ पे होता है? इंफीरियर फ्रंटल गायरस। ये टीचर्स के बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछता है। तो वर्निक्स एरिया आपको याद रखना चाहिए, मैं रेड अक्षर में मेंशन करता हूँ वर्निक्स एरिया इन दी सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। कुछ भी हो जाए तो ये दो चीजें तो अपने को नहीं भूलनी चाहिए कि ब्रोकास एरिया इन दी inferior frontal gyrus and Wernicke's area in the superior temporal gyrus। ओके, तो इससे होता है कि हमारे को विद डिफरेंशिएशन ये चीजें याद रहती हैं। ठीक है, Wernicke's area for the understanding and comprehension, known as understanding and comprehension। ओके, then third olfaction, fourth optic radiation, fifth मीडियल साइड कह दो या डीप साइड कह दो, तो मीडियल टेम्पोरल लोब, medial temporal lobe, it is for the memory। अच्छा, मेमोरी से रिलेटेड अगर मेमोरी लॉस हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे हमारे में? नोन एज ए, दिस इज नोन एज ए एमनीशिया। तो एमनीशिया के लिए कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जो कि आपको क्या करना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ नोट करके एक बॉक्स में डाल दीजिए इसको। अब इस बॉक्स में ना एमनीशिया के बारे में बताता हूँ मैं। देखिए, एक सिंपल वे में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट साइट, ओके डॉक्टर मनिका, temporal lobe primary auditory areas for the hearing known as the cortical deafness, Wernicke areas in superior temporal gyrus for understanding and comprehension, olfaction, optic radiation, medial temporal lobe for memory, and we discuss memory now। Okay, then नोट पे हम बात कर रहे हैं मेमोरी से रिलेटेड। एक होती है शॉर्ट टर्म, ठीक है, गजनी टाइप, इमीडिएट या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो शॉर्ट टर्म जो मेमोरी रहती है, दिस इज स्टोर्ड इन द टेम्पोरल लोब। तो अगर टेम्पोरल लोब में कोई भी लीजन है तो कैसी मेमोरी लॉस होगी? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी, जिसको हम बोलते हैं रिसेंट इवेंट्स को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी
कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये जो कन्वर्सन है, दिस इज टेक प्लेस इन द हिप्पोकैम्पस। Hippocampus, and long-term memory stored in a long-term memory stored in a neocortex। neocortex, ओके। अब इसके अंदर भी दो चीजें रहती हैं, यही नोट में एक चीज लिखिए। देखिए क्या रहता है, मान लीजिए इस पॉइंट पे मेरे को हेड इंजरी हुई। क्या हुआ? हेड इंजरी हुआ। तो इससे बिफोर की जो भी मेमोरी होगी, अगर वो लॉस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिट्रोग्रेड एमनीशिया। आपको टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिट्रोग्रेड एमनीशिया, ओके। और बिफोर जो रिसेंट चीजें हैं तो वो इसको हम क्या बोलेंगे? एंटेरोग्रेड एमनीशिया, जिसके अंदर क्या होगा? इमीडिएट या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा। रिट्रोग्रेड में लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस रहेगा। जो पास्ट के इवेंट्स हैं वो बिल्कुल याद नहीं रहेंगे। दिस इज ड्यू टू द टेम्पोरल लोब अफेक्शन एंड दिस इज ड्यू टू द नियोकॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पल लीजन्स, ओके। तो आपको समझ में आ गया रिट्रोग्रेड एमनीशिया, एंटेरोग्रेड एमनीशिया, ओके। अगर बात करें, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन से। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन, ओके। आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेन की अगर बात करें तो इसके अंदर बात करते हैं एसीए, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी फॉर द फ्रंटल लोब, फॉर द फ्रंटल लोब, जिसके अंदर क्या रहेगा? पैरासेंट्रल लोब्यूल, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया एंड प्रीफ्रंटल एरिया, ठीक है। और उसकी वजह से कौन सी चीजें डेवलप होगी वो भी आपको पता है, ठीक है। देन अगर हेमिपैरेसिस लीजन्स डेवलप होता है, इससे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आर्टेरियल सप्लाई से हेमिपैरेसिस डेवलप, hemiparasis lesions seen in the cases of the MCA, middle cerebral artery, okay। अगर बात की जाए डेंस हेमिपैरेसिस लीजन्स है, हेमिपैरेसिस लीजन्स है तो MCA, डेंस हेमिपैरेसिस लीजन्स है तब भी MCA, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ओके। डेंस हेमिपैरेसिस लीजन seen in the internal capsule, internal capsule, जो कि प्योर मोटर हेमिपैरेसिस कहलाता है। अब आप कहेंगे सर इनमें से अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको इन चीजों में इतना नहीं समझ में आएगा। तो आप इतना सा याद रखिए कि आर्टरी सप्लाई वाइज क्वेश्चंस जो आता है वो पूछा जाता है कि अगर एफेजिया अगर किसी पेशेंट्स को डेवलप हुआ है तो कौन सी आर्टरी अफेक्ट होगी? इट इज आंसर इज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। एफेजिया डेवलप हुआ है तो अगर क्वेश्चन है एमनीशिया अगर किसी को डेवलप हुआ है तो कौन सी आर्टरी अफेक्ट होगी? दिस इज पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ओके। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये नोट करके लिख लीजिए। अगर रेड से स्टार लगाना है तो रेड से भी स्टार लगा सकते हैं तीन चीजों के लिए। वो तीन चीजें को, लास्ट चीज कौन सी है? दिस इज दी गेट एप्रेक्सिया, गेट एप्रेक्सिया, gate apraxia for the anterior cerebral artery, anterior cerebral artery। अब क्लास 10 मिनट में ओवर हो जाएगी तो प्लीज रीजॉइन इमीडिएटली, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, जो कि मैं अभी बात कर रहा था, एफेजिया की। एफेजिया मींस दी, मींस देखिए क्या होता है कि हमारा ऑडिटरी और विजुअल दोनों ही मिलके क्या करेंगे? हमारे वर्निक्स एरिया, ओके, वर्निक्स एरिया टेम्पोरल लोब, यू नो, और
वर्निक्स एरिया से हमारे को आर्कुएट फाइबर्स के थ्रू कहाँ पे जाएंगे हमारे फाइबर्स, आर्कुएट फाइबर, आर्कुएट फाइबर, ब्रोकास एरिया जो कि फ्रंटल लोब में है, जो कि क्या काम करेंगे, इन दोनों से तो मेमोरी डेवलप हुई। ओके, एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। वर्निक्स एरिया मैंने जैसे बताया था, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन। तो जो भी हम सुनते हैं या देखते हैं उसकी वजह से ही तो ब्रोकास एरिया, जो कि किसके लिए रहता है, स्पीच के लिए रहता है, सॉरी स्पीच के लिए रहता है, तो उसकी वजह से हम क्या बोल पाते हैं। ठीक है, मैंने भी तो लिखा है एफेजिया, तो मैंने इसको देखा तब मैंने इसको बोला। अब आपने जो चीज सुनी उसकी वजह से आपने लिखी, तो वही वाली चीज होती है। ऑडिटरी एंड विजुअल की वजह से वर्निक्स एरिया में कॉम्प्रिहेंशन होता है और आर्किड फाइबर्स ब्रोकास एरिया में जाके वहां पे स्पीच डेवलप करते हैं। ओके, तो एफेजिया 3 तरीके का होता है, तो इसके लिए एक हम अलग चार्ट बना लेते हैं। कौन कौन से एफेजियास होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ दी एफेजियास, डिफरेंशिएट करेंगे हम किससे, कॉम्प्रिहेंशन से, कॉम्प्रिहेंशन, नेमिंग, नेमिंग, रिपीटिशन, रिपीटिशन एंड फ्लुएंसी। अब मोटे मोटे तौर पे इनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, डीप में नहीं जाएंगे हम। वर्निक्स एफेजिया, वर्निक aphasia, comprehension is absent, naming is absent, repetition is absent, but fluency is increased, fluency is increased, जिसको हम क्या बोलते हैं, explosive speech, explosive speech, explosive speech. Then second type of the aphasia is Broca's aphasia, Broca's aphasia, where comprehension is normal, but naming is absent, repetition is absent, fluency is decreased. This is known as a melodic, melodic speech. Melodic speech seen in the, melodic speech seen in the Broca's area. Okay. और एक और वर्ड पूछा गया था, क्वेश्चन आया था कि टेलीग्राफिक स्पीच किसमें देखने को मिलती है, टेलीग्राफिक स्पीच सीन इन दी ब्रोकास एफेजिया, टेलीग्राफिक स्पीच सीन इन दी ब्रोकास एफेजिया। ऐसा लगता है कि कोई डिप्रेशन में हो। ओके, ब्रोकास एफेजिया, एम्पटिंग टूड की तरह। एनोमिक एफेजिया, एनोमिक एफेजिया, where comprehension is normal, naming is absent, repetition is normal, and fluency is also normal. Okay, anomic speech develops due to the angular gyrus. And क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमारे को डिफरेंट टाइप ऑफ की एफेजिया तो पता है, which is the most common, वर्निक एफेजिया, ब्रोकास एफेजिया या एनोमिक एफेजिया? आंसर इज एनोमिक एफेजिया इज the most common type of the aphasia. तो क्वेश्चन इतना सा ही पूछा जाता है, कोई कंफ्यूजन? नो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने बात की थी एम्बोलिक स्ट्रोक की, अब हम बात करेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक की। ओके, तो हेमरेजिक पता भी होना चाहिए। हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक में आप सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करना, ये मेरा स्कल है, ये क्या कौन सा पोर्शन है मेरा, ये मेरा स्कल पोर्शन है, और ये मेरा इंटरनल ब्रेन पोर्शन है, ये क्या है मेरा ब्रेन। ओके,
अगर यहाँ पे मेरे को कोई ब्लीडिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेरिब्रल हेमरेज। और अगर यहाँ पे इंटरनल ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, उसका इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आईसीएच कॉमन है या ईसीएच कॉमन है, कॉमन कॉमनेस्ट कौन सी है, तो आंसर हमारा कौन सा जाना चाहिए, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप of hemorrhagic stroke. It is the most common type. And what is the most common cause of ICH? Most common cause, आंसर क्या जाना चाहिए, हाइपरटेंशन। तब आंसर क्या जाना चाहिए, हाइपरटेंशन। तो इसी फ्लो चार्ट एंड इसी डायग्राम से आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है। अच्छा, बेसिक फंडा तो पता है ना, बेसिक फंडा क्या है, दिस इज माय पायामेटर, दिस इज माय एराक्नोइड लेयर, दिस इज माय ड्यूरामेटर, दिस इज माय ड्यूरामेटर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। इसको हम क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज एंड सब एराक्नोइड हेमरेज। शाह एसएडीएच एंड डीडीएच। ओके, कोई कंफ्यूजन, इनमें तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन इज आईसीएच, हाइपरटेंशन। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, हाइपरटेंसिव आईसीएच। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपरटेंसिव हेमरेज जो होता है उसका साइट क्या रहेगा। तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन इज द बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया में कौन कौन आता है आपको भी पता है, और उनमें से भी मोस्ट कॉमन कौन सा रहता है, पुटामेन, देन एक्सटर्नल कैप्सूल, एक्सटर्नल कैप्सूल एंड हेमिपरेसिस। डेवलप के, तो अपने को पता होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ हो तो बेसल गैंग्लिया टिक करना है, अगर पुटामन मेंशन है तो पुटामन। ठीक है। देन सेकंड, अगर थैलेमस की बात करें, सेकंड मोस्ट कॉमन साइट इज थैलेमस। और थैलेमस में हमारे को क्या पता होना चाहिए, कॉजेज थी हेमी एनेस्थीसिया, हेमी एनेस्थीसिया। ओके। तो यहाँ पे जो हेमी एनेस्थीसिया डेवलप होगा थैलेमस की वजह से, तो वहां पे आई मूवमेंट कैसे हो जाएंगे, जो pupils have deviated to the nasal side, deviated to the nasal side। ओके, इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड nasally deviated eye due to the thalamus। Okay, then third is the cerebellum, is the cerebellum causes the ataxia and vertigo। ataxia and vertigo। फोर्थ इज पोन्स, तो पोन्स के लिए हम बात करते हैं, फोर्थ इज पोन्स, जिसकी वजह से क्या डेवलप होगा, हर चीज इंक्रीज हो जाएगी। क्या क्या, हार्ट रेट इज इंक्रीज, रेस्पिरेटरी रेट इज इंक्रीज, टेम्परेचर इज इंक्रीज, स्वेटिंग इज इंक्रीज, मींस दी टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, हाइपरथर्मिया एंड हाइपरहाइड्रोसिस।